हेलो नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी दोस्तों के साथ कि आज हम जो है बीए सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस सेशन 2023 से 27 हो या 2024 से 28 सेशन हो, कोई भी सेशन हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो है इसी बुक को जो है आपके सेशन के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट नंबर 1 जो है उसमें आपको ये चीज़ हम आज जो है पॉलिटिकल साइंस के बुक को आज हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि बुक रीडिंग होने वाली है आज, जो कि यूनिट नंबर 1 है। ये एमजीसी, एमआईसी, एमडीसी और एईसी चारों सब्जेक्ट के लिए है। आप सभी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आसान भाषा में, साथ में पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर हमेशा की तरह प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो हमारा पैटर्न है वो हमारा सीबीसीएस पैटर्न पर निर्धारित ये हमारा पैटर्न है, जो कि नए एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये लाया गया है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और ऑल यूनिवर्सिटी में जो आते हैं बुक, उन सभी सिलेबस से ये रिलेट करता हुआ हमारा सिलेबस होने वाला है, जिसमें कि एलएनएमयू, बीआरबीयू, पीयूपी यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, यानी कि और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो कि बिहार के अंतर्गत आते हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी में ये हमारे बुक चलती है। और अगर बाहर की यूनिवर्सिटी में भी ये बुक अगर चलती है किसी अदर स्टेट में, तो भी वो बच्चे हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस राजनीतिक सिद्धांत के इस यूनिट नंबर 1 को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने आप सबको पिछली वीडियो में यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो कि हमारा जो है ये हमारा कुछ इस प्रकार का चैप्टर था, जिसमें कि हमने राजनीतिक अवधारणा के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि हमने जो है आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट का आपने अगर नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे हमारा है राजनीतिक के प्रति यूनानी दृष्टिकोण, यानी राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण जो था वो कैसा था। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण को शास्त्रीय धारणा यानी कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। यह धारणा आज भी राजनीति को समझने का आधार मानी जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सुकरात, प्लेटो एवं और अरस्तु जैसे ग्रीक राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने सबसे पहले राजनीति पर व्यवस्थित ढंग से चिंतन करना प्रारंभ किया। वारकर भी इस बात का समर्थन करते हुए मानते हैं कि राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ जो है वह यूनान से हुआ है। सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तु जैसे यूनानी चिंतकों के राजनीति से संबंधित विचारों को राजनीति की शास्त्रीय धारणा यानी कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, तथा यही धारणा आज भी राजनीति को जो है समझने की आधार मानी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे है, किंतु बराकर की उपयुक्त धारणा जो है उसमें पूर्णतः सत्यता नहीं दिखाई पड़ती है। तो कैसे भाई? जब वह कहते हैं कि प्राचीन समय में राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ जो है वो यूनान से होता है, क्योंकि प्राचीन समय में मनु, शुक्र एवं प्लेटो के समकालीन यानी कि उनसे पहले जो है कौटिल्य जैसे भारतीय विचारकों ने जो है राजनीतिक पर अपना चिंतन पहले ही किया है। किंतु प्लेटो एवं अरस्तु के जो चिंतन हैं उसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने राजनीति को मानव जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी विषय मानकर अपना चिंतन जो है प्रारंभ किया। बस यही एक खास बात है जो कि यूनानी जो राजनीतिक थे उन्होंने अपने विचारों को मानव के प्रति जो है सुलभ बनाने का प्रयास किया। ठीक है, जिसमें कि प्लेटो से लेकर अब तक के जितने भी चिंतक हैं आदर्श लोक की कल्पना करते रहे हैं, वे सभी अंत में किसी न किसी रूप से समाज के राजनीतिक पुनर्गठन की बात करते हैं। ठीक है, यूनानी विद्वानों प्लेटो और अरस्तु एवं भारतीय विद्वान कौटिल्य ने राजनीति को बहुत व्यापक अर्थ प्रदान किया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में राज्य को व्यक्ति का बड़ा रूप माना है। द स्टेट इज राइट लार्ज ऑफ इंडिविजुअल, तथा अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य को श्रेष्ठ जीवन की जो है उसकी प्राप्ति हेतु एक स्वाभाविक संस्था माना है।
अरस्तू के अनुसार राज्य मानव जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया एवं श्रेष्ठ जीवन जो है वो अस्तित्व में बना हुआ है। संक्षेप में अरस्तू राजनीति को मानव जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी विषय मानता है और जब वह कहता है कि उसका उद्देश्य मनुष्य के लिए श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है तो इसमें मानव कल्याण संबंधी समस्त पक्ष आ जाते हैं। इस प्रकार यूनानी विचारकों के अनुसार राज्य जो है वह कानूनी तथा व्यवस्था संबंधी कार्यों के अलावा मानव कल्याण संबंधी कार्यों को भी प्रतिपादित करता है। तात्पर्य यह है कि यूनानी विचारक राजनीति को व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक एवं सार्वजनिक उन्नति का आधार मानकर इसे जो है सर्वव्यापी रूप प्रदान करते हैं। इसी प्रकार वे मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में राज्य की उपस्थिति को देखते हैं। इसी आधार पर प्लेटो विवाह, संतानोत्पत्ति एवं स्त्री पुरुषों के संबंध को भी राज्य के नियंत्रण में रखना चाहता है। इस प्रकार प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय, शिक्षा, परिवार, संपत्ति एवं यहाँ तक कि धार्मिक क्रियाकलापों को भी राजनीति का जो है विषय मानता है। भारतीय विद्वान कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में न्याय, कानून, प्रशासन, युद्ध एवं शांति इत्यादि विषयों को जो है राजनीति का अंग बनाकर राजनीति को व्यापक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। प्राचीन यूनानी विचारक व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं तथा उसके जो है सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलुओं को राजनीतिक मानते हुए राज्य और समाज में कोई भेदभाव नहीं करते। वे राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हुए इसे नैतिक आधार प्रदान करते हैं तथा कहते हैं कि राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। वे व्यक्ति के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को राजनीतिक मानते हैं तथा व्यक्ति के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित रखना चाहते हैं। स्वयं पॉलिटिक्स शब्द भी यूनानी शब्द पोलिश से बना है और पोलिश शब्द का अर्थ क्या होता है? नगर राज्य। नगर राज्य पोलिश शब्द का अर्थ होता है जो कि सिटी स्टेट को प्रदर्शित करता है, जिसमें कि प्राचीन कालीन यूनान में नगर राज्य राजनीति से प्रभावित होता था। नगर जो है राज्य से प्रभावित होता था, साथ ही अथवा वहाँ के राजनीति को प्रभावित करता था। इस प्रकार प्राचीन यूनान की स्थिति के अनुसार राजनीति के व्यापक अर्थ ग्रहण कर लिया था उन्होंने। ठीक है, आगे है, यहाँ उल्लेखनीय है कि यद्यपि यूनानी विचारकों ने राजनीति के व्यापक अर्थ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, फिर भी नगर राज्य की कुल जनसंख्या के केवल 10% नगरों को जो है राज्य की राजनीति में हिस्सा लेने का जो अधिकार है वह प्राप्त था। यूनानी दार्शनिक शायद इसमें विश्वास नहीं रखते हैं कि चिंतन तथा शारीरिक श्रम साथ साथ चल सकते हैं। इसलिए यूनानी दार्शनिकों ने श्रमिक जो थे उन वर्गों की पूर्ति जो है पूर्ण उपेक्षा करते हुए उनकी श्रमिक वर्ग की राजनीतिक उपयोगिता को अस्वीकार कर दिया है। प्रसिद्ध यूनानी कूटनीतिज्ञ पेरिक्लिज ने भी कहा है कि हम उस व्यक्ति को जो सार्वजनिक राजनीतिक कार्य में रुचि नहीं लेते हैं, न केवल अलाभकारी बल्कि उपयोगी अनुपयोगी भी मानते हैं, पेराक्लिस से संबंधित होकर लगभग समस्त युगों में शायद श्रमिक वर्गों की उपेक्षा की गई है। ऐसा पेरिक्लिस जी मानते हैं कि लगता है कि श्रमिक वर्गों की उपेक्षा यानी कि उनकी जो है बातों को न मानने का जो
प्रथा थी, जो समय था, वो लगता है सभी जगह थी ऐसी। ठीक है, उसमें उसके बाद राजनीति के प्रति यूनानी दार्शनिकों का दृष्टिकोण राज्य को प्राकृतिक तथा स्वाभाविक संस्था मानते हुए मानवीय समानता का विरोध करता है तथा राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानते हुए राज्य तथा राजनीति को नैतिक आधार प्रदान करता है। इस प्रकार से राजनीति एक ऐसा विषय बन जाती है या बन जाता है जो मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। परंतु यूनानी दार्शनिक मात्र इस बात पर विचार करते रहते हैं कि राजनीतिक में क्या होना चाहिए। उन्होंने वर्तमान यूनानी राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का न कोई प्रयत्न किया और न ही इसे दूर करने का कोई उपाय बताया। अंततः राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण पूर्णतः आदर्शवादी ही रहा, जैसा कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा इंगित करती है। बाद में राजनीति के प्रति यूनानी दार्शनिकों ने इसी दृष्टिकोण के हिगल, कांट, ब्रडले तथा बोसांके इत्यादि आदर्शवादी चिंतकों ने अपनाया तथा यूनानी चिंतकों की भांति राजनीति के सार्वभौम एवं नैतिक स्वरूप पर बल दिया। इन आदर्शवादी विचारकों ने राज्य को एक ऐसी निरंकुश सत्ता के रूप में चित्रित किया जो मानव को नैतिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये बच्चों हमारा हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण का मत। अब हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें कि हम जानेंगे राजनीति के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण क्या था, जिसमें कि हम समय तथा परिस्थिति के अनुसार ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के लिए संपूर्ण ज्ञान में दक्षता प्रदान करना संभव नहीं रहा। फलतः संपूर्ण ज्ञान को अलग अलग भागों में विभाजित कर अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया गया। आधुनिक काल में तो राजनीति को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। गार्नर एवं गेटिस जैसे विद्वानों ने राजनीति को राज्य के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया। बाद में सिले और लिकॉक जैसे विद्वान जो थे, उन्होंने राजनीति को सरकार का अध्ययन मानने लगे, क्योंकि इनके विचार में राज्य एक अमूर्त संस्था थी जिसका मूर्त रूप सरकार है। पुनः गिल क्राइस्ट जैसे मध्यस्थ लेखकों ने राजनीति को राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन माना है। तो ये बहुत ही सही बात है, क्योंकि राजनीति जो होती है उसमें जो है राज्य तथा सरकार दोनों का समावेश होता है। चूँकि राजनीति के उपयुक्त विश्लेषण इसके स्वरूप एवं अर्थ को स्पष्ट नहीं करते हैं, अतः 1945 के बाद के लेखकों ने राजनीति के व्यापक रूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। वर्तमान में राजनीति का प्रयोग जो है वह बृहद अर्थ में नहीं किया गया। आज की राजनीति से तो मात्र क्रियात्मक पक्ष का बोध होता है। इसका संबंध राज्य के सैद्धांतिक पक्ष से नहीं रह गया है। राजनीति केवल आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक समस्याओं से ही संबंधित रह गई है। राजनीति को मौलिक सिद्धांतों से कोई संबंध नहीं रह गया है। राजनीति को सरकार की दैनिक गतिविधियां, शासन की कला के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त जब हम राजनीतिक शब्द का प्रयोग पद लोलुपता, सत्ता प्राप्ति, झूठ प्रपंच एवं झूठ फरेब इत्यादि के रूप में करने लगते हैं तो राजनीतिक शब्द से बू आने लगती है। राजनीतिक के संबंध में ये सभी चित्रण जो है वह दोषपूर्ण एवं एकांगी है कि एक राजनीतिक वैज्ञानिक को राजनीतिक शास्त्र की
विषय वस्तु को परिभाषित करने के लिए राजनीतिक शब्द के इन परस्पर विरोधी शब्दों को ध्यान में रखना होता है तथा एक कुटिल प्रथा, एक गंदा खेल, परंतु सर्वव्यापी सभी जगह तथा सभी समाजों में पाए जाने वाला जटिल समस्याओं के राजनीतिक स्तर पर हल करने की बात सत्ता लोलुपता के यानी को अनादर शब्द समझना, परंतु सभी को सत्ता पाने की चाह है। यानी कि इसमें कहा गया है कि सभी लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा कुछ हद तक है भी कि जो सत्ता पाने वाले जो सत्ताधारी व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा झूठ प्रपंच से घिरे हुए होते हैं, फरेब करते हैं और एक गंदा खेल मतलब राजनीति को जो है समाज की नज़र में एक गंदा खेल की तरह माना जाता है। लेकिन ये कितनी भी गंदी खेल हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन इस सत्ता के इस मंच पर पहुंचने के लिए जो है एक आम आदमी भी जो है ललायित रहता है, यानी कि अपने आप को उस जगह पर देखना चाहता है, चाहे इसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, जो कि इस बुक के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि इसको पढ़ने से क्या होगा। तो इसको पढ़ने से यह होगा कि आप अपने एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को जो है बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से जो है लिखने में समर्थ हो पाएंगे और किसी भी प्रकार के गेस पेपर या किसी भी प्रकार के अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या थर्ड पार्टी चैनल से किसी भी तरह से जो है आप पढ़ने का प्रयास जो करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही इतने तैयार हो चुके होंगे कि आप अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बस आपको एक और इसमें कार्य करने की ज़रूरत है कि आप हमारे जिस तरह से वीडियो आती है आप अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए और आप इसका जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा उस PDF को जो है आप एक बार लिखने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि आपका जो है लिखने का जो स्पीड है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम हो जाता है तो आपको कितनी भी चीज़ें याद क्यों ना हो, आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाएंगे। तो मेरी बातें आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं कि लिप्सन की यह मान्यता है कि समस्त मानवीय क्रियाएं समाज में ही संपन्न होती है, क्योंकि राजनीतिक क्रिया भी समाज में ही संपन्न होती है। अतः राजनीतिक क्रियाएं मानवीय क्रियाओं का ही अंग है। लिप्सन भी मानवीय क्रियाओं को राजनीति के क्षेत्र में रखकर इसे जो है क्षेत्र को व्यापक रूप प्रदान करता है। वस्तुतः राजनीति एक व्यापक भौतिक क्रिया है और साल्टाउ के अनुसार राजनीतिक ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है जो उत्तरदायित्व की भावना रखता है। लिप्सन ने तो राजनीति के क्षेत्र को राज्य के क्षेत्र से भी अधिक व्यापक बताया है, क्योंकि राजनीति की चर्चा जो है वो क्लब, चर्च अथवा अन्य संघों में की जाती है, तो इसमें कहीं राज्य दिखाई नहीं पड़ता, किंतु राजनीतिक में सभी चीज़ों तथा स्थितियां आ जाती हैं जो कि राज्य में पाई जाती हैं। वस्तुतः राजनीति को परिभाषित करते हुए लिप्सन का कहना है कि राजनीतिक संगठित मानवीय समाज के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन है, जिसमें कि इसलिए राज्यों के बिना राजनीति जो है तथा राज्य विहीन समाज का अध्ययन राजनीति के अंतर्गत किया जाने लगा है। आज यह बात स्वीकार कर ली गई है कि राजनीति का कई गुना प्रभाव इस प्रसार राज्य और उसकी संस्थाओं से बाहर रहता है, जो कि हर्बर्ट जे शपीरो तो राजनीति को वह प्रक्रिया मानता है जिसके द्वारा छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े मानव संगठन अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज राजनीति का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि वह प्रक्रिया के रूप में सर्वत्र विद्यमान है।
राजनीति का अर्थ यानी राजनीति के जो अर्थ है उसको जानने के लिए लेखकों ने इसकी जो परिभाषा दी है उन्हें परंपरागत तथा आधुनिक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के चौथे दशक के पश्चात 1945 में लेखकों द्वारा राजनीति की दी गई परिभाषाओं को परंपरागत परिभाषा तथा 1945 ईस्वी के पश्चात यानी बाद लेखकों के द्वारा राजनीति की दी गई परिभाषा को जो है राजनीति को आधुनिक परिभाषा कहा जाता है। राजनीति की परंपरागत परिभाषा क्या हो सकती है, जबकि ट्रेडिशनल डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें कि प्रोजेक्ट के अनुसार राजनीतिक अध्ययन का वह विषय है जो राज्य और सरकार का अध्ययन करती है। पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। जेंग्स पी जेनेट के शब्द में राजनीतिक समाज विज्ञान का वह अंश है जो राज्य के आधार एवं शासन के सिद्धांतों पर विचार करती है। फेयरली के अनुसार राजनीति में हम राज्य के संगठन और कार्यों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ हम उन सिद्धांतों एवं कार्यों का भी अध्ययन करते हैं जिन पर राज्य जो है टिका हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं जिसमें कि हमको आगे सीखना है कि उपयुक्त परंपरागत परिभाषाओं का विश्लेषण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये परिभाषाएं जो है वो राजनीति को राज्य सरकार तथा यूनान से यानी कानून से संबंधित अध्ययन के रूप में परिभाषित करती है। यद्यपि राजनीति को समझने में ये परिभाषाएं आधार का कार्य करती हैं, क्योंकि हम आज भी राजनीतिक में राज्य सरकार एवं इसके अनेक अंगों का अध्ययन करते हैं, किंतु राजनीति के परिवर्तनशील स्वरूप के कारण जिसने राजनीति को बृहद क्षेत्र एवं स्वरूप प्रदान कर दिया है, जिससे राजनीति के क्षेत्र में कई गैर संस्थागत एवं अनौपचारिक संस्थाएं उत्पन्न हो गई है। ये परिभाषाएं राजनीति के अर्थ को स्पष्ट नहीं करती है। वास्तविकता तो यह है कि गैर संस्थागत तथा अनौपचारिक संस्थाओं को जाने बिना राजनीतिक क्रियाओं का संश्लेषण यानी विश्लेषण करना संभव ही नहीं है। अतः आधुनिक विद्वानों ने जो है गैर संस्थागत तथा अनौपचारिक संस्थाओं पर बल देते हुए राजनीति को निम्न रूप से परिभाषित किया है, जो कि स्पीरो के अनुसार जो बताते हैं कि राजनीतिक वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर मानव समुदाय अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, तथा टी ब्रेनन के मतानुसार राजनीतिक आवश्यक रूप से संभावनाओं की कला है तथा संभावनाओं में कुल सीमा तथा समझौते की प्रवृत्ति निहित है। मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष उन लोगों को प्रभावित करने की एक कला है जिसके पास सत्ता होती है तथा जिसके अंतर्गत राज्य के मध्य संघर्ष एवं राज्य के अंतर्गत संगठन समुदायों के बीच संघर्ष आते हैं, वह जो है कार्य करते ही है। ठीक है, लिप्सन क्या कहते हैं? तो लिप्सन का मत है कि राजनीति एक निरंतर विवाद की सक्रिय प्रक्रिया है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं राजनीति जो हमेशा विवादित प्रक्रियाओं में सम्मिलित रहती है। और चौथे राजनीतिक कहते हैं जो कि मार्गेंथू थे, उनके अनुसार अन्य सभी राजनीतियों की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है। इसका अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ हो, परंतु शक्ति प्राप्त करना एक तत्कालीन उद्देश्य जो है वह माना जाता है। तो ये एकदम 100% सत्य है, क्योंकि राजनीति का कुछ उद्देश्य हो या ना हो, लेकिन शक्ति पाना ये सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको राजनीतिक सिद्धांत जो कि हमारा बुक था, उसमें हमने आपको जो है पहला
यूनिट को पहले पार्ट में पढ़ा दिया और दूसरे पार्ट में हमने आपको यहाँ तक क्लियर करवाया है। आने वाले पार्ट में और भी मैं आगे तक आपको क्लियर करवाता चलूँगा, जिससे कि आपकी सिलेबस और भी ज़्यादा मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके और भी ज़्यादा आप अपने जो है एग्ज़ाम में नंबर को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।